नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। और मैं हूं देवव्रत उइके और मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं एक विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्रामिंग विद VB.NET, जो किनके पाठ्यक्रम में होता है, PGDC वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में ही होता है। ठीक है, और हाल ही में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। यहाँ पे पाँचों इकाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 5 इकाई है इस विषय में। 5 इकाई में किस प्रकार से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से इस परीक्षा में हमको अच्छे नंबर लेके आना है, वो सब चीज़ें को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ और क्या नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि जो सही कैंडिडेट है वो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, या फिर आपका भी समय इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपके लिए जो इस वीडियो का आउटपुट नहीं निकल रहा तो आप इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है उसमें जो PGDCA का जो कोर्स कर रहे हैं विद्यार्थी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनका एक विषय है VB.NET। ठीक है, प्रोग्रामिंग विद VB.NET। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अब इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, तो सबसे पहले आपको ये मिलने वाला है कि इस पेपर में आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रखना है। आप जब पेपर लिखने आएंगे कैसे आपको लिखना है और किस प्रकार से लिखना है, कितने पेज आपको लिखना है और कितने पेज लिख के आप अच्छे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं अच्छे से लिख के, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हर इकाई के बारे में हम यहाँ पे जो टॉपिक्स है उसको हम ओवरव्यू लेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर प्रोग्रामर बन जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखकर आप प्रोग्रामर नहीं बनेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनेंगे, लेकिन मैं आपको ये श्योर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है इसमें आप अच्छे नंबर ला लेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आपको प्रोग्रामर बनना है तो हमारे वीडियो में हमारे चैनल में और भी वीडियो यहाँ पर डले हुए VB.NET का एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में एक व्यापक वीडियो इसमें डाला हुआ है। ASP.NET का डाला हुआ, बाकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यदि आपको वो सीखना है तो चैनल पे इसके बड़े वीडियो डले हुए, आप उन वीडियो को देख के प्रोग्रामर बन सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको पेपर ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा कि पेपर में हम जो 5 इकाई है उसको कैसे हम लिखेंगे, किस प्रकार से हम उसमें पास होंगे, अच्छे नंबर कैसे लेके आएंगे, वो इस वीडियो का मुद्दा होने वाला है। समझ गया आप? तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम अंक की, मैक्सिमम मार्क्स। तो ये 80 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसमें पासिंग मार्क्स होंगे, जिसमें आपको पास होना है वो है 32 नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 80 नंबर का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 20 नंबर कहाँ गए, तो 20 नंबर में आपके प्रोजेक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम उस पर यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनल मार्क्स या फिर जो भी चीज़ें रहती हैं हम यहाँ पे उस पर बात नहीं करने वाले। हमको यहाँ पे मतलब है भी 80 नंबर से, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स है 32 नंबर। ठीक है, अब इसमें 80 नंबर पाँचवीं इकाई में किस प्रकार विभाजित होगी, देखिए 80 नंबर है, 5 इकाई है। ठीक है, इकाई कितनी है टोटल, ये है 5 इकाई है, तो 5 से इसका भाग दे देंगे, ये जाएगा 16 बार, 16 पंचे 80 होता है। तो एक इकाई में जो नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम वो कितने होंगे, 16 नंबर। हर एक इकाई में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, 16 नंबर, यानी एक इकाई 16 अंक की है। ठीक है, इस प्रकार आपकी 5 इकाई है। ठीक है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और ये है इकाई 5। यह आप यदि इंग्लिश मीडियम वाले तो आप इसको यूनिट समझ सकते हैं। यूनिट है, इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट। ठीक है, ये हो गया। इसमें 16 अंक आपको मिलेंगे, 16 अंक आपको मिलेंगे, 16 अंक आपको मिलेंगे, 16 अंक यहाँ मिलेंगे, 16 अंक यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इकाई में कितने अंक यहाँ पे निर्धारित है, तो ये कितने हो गए, 16 पंचे 80। ठीक है, इस प्रकार ये आपको पता चल गया हर इकाई में कितने अंक को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, फिर कितने अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए, ये समझ गए। हालांकि ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ नई चीज़ें मिले, कुछ लोगों को हो सकता है पुरानी चीज़ें, पर वो आपको रिवाइज हो जाएगी। एक मिनट,
तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे, एक इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कितनी है, एक इकाई से एक प्रश्न आएगा। हर इकाई से इस प्रकार एक एक प्रश्न आएंगे। टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, 5। कितने प्रश्न हो जाएंगे, 5। ठीक है, हर इकाई से एक प्रश्न आएंगे तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 5 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए जो मुद्दे की बात है, क्या ये तो हमें आउटपुट हो गया कि हमको इतना नंबर लाना है। अब इनपुट हमको देना पड़ेगा ना, उतने अंक लाने के लिए, 16 अंक लाने के लिए हमको इनपुट क्या देना पड़ेगा, हमको पेजेस में लिखने पड़ेंगे, पेज लिखना पड़ेंगे। तो कितने पेज हमको लिखने हैं, आप सभी जानते हैं, अभी 1-2 पेपर आपने दे चुके होंगे। तो 36 पेज की कॉपी आती है। कितने पेज की, 36 पन्ने की कॉपी आती है। 36 पेज की कॉपी यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 प्रश्न है, तो हम 5 प्रश्नों को किस प्रकार लिखें कि 36 पेज पे हम उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो साधारण सब मैथ्स है यहाँ पे। 36/5 करो, 7 बार पूरा जाएगा और एक पेज यहाँ पे रह जाएगा। आया समझ में, 7 बार पूरा भाग जाएगा और एक यहाँ पर रह जाएगा, एक जो शेष पल वो रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रश्न एक आपका कोई भी हो सकता है, मतलब 5 प्रश्न में से कोई भी हो सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा या फिर आपका विवेक है कि आप देख सकते हैं कि आपको पहला प्रश्न कौन सा लिखना है। पहला प्रश्न आप वही लिखेंगे जो आपको सबसे अच्छा आता हो। ठीक है, इससे आपका इंप्रेशन पड़ेगा जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन पर कि व्यक्ति ने या फिर विद्यार्थी ने सही लिखा है या फिर अच्छे से इसको पता है चीज़ें। तो पहला प्रश्न हमेशा आप वो प्रश्न लिखते हैं जो आपको सबसे अच्छा आता हो। ठीक है, तो ये संख्या में ये नहीं बता रहा हूँ कि जो पहला प्रश्न आएगा उसी को लिखना है। आप पहला प्रश्न का मतलब मेरा ये है कि जो सबसे अच्छा आपको आता हो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे, 3 4 ये हो गए कितने, 5। ठीक है, 5 प्रश्न है। अब यहाँ पे पेज कितने भरना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 7 7 7। ठीक है, 7 × 28 पेज हो गए, 28 और ये हो गए कितने, 8। तो एक टोटल कितने पेज हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 7 × 28 या 28 पेज हो गए, 28 इतने 28 पेज हो गए यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये 8 कितने हो जाएंगे, 28 और 8 कितने जाएंगे, 36 पन्ने। ठीक है, तो 36 पन्ने की कॉपी आपको किस प्रकार से भरना है। पहला जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न से मतलब आप समझ गए जो आपको सबसे अच्छे से आता है। पहला प्रश्न हो गया, 8 पेजेस में भरना है, पेज की संख्या। ठीक है, ये पेज की संख्या है, 8 पेज आपको भरना है। ये एक आइडियल बता रहा हूँ मैं कि इतने पेज आपको बनने होंगे, तो आप 36 पेज तक पहुँचेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कई विद्यार्थी 36 पेज तक ना पहुँचे, लेकिन यदि आप 34-35 पेज तक पहुँच जाए तो भी अच्छा है। 34 तक पहुँचे, 33 तक पहुँचे, 32 तक पहुँचे, मतलब 30 से ऊपर कम से कम आपको लेकर ही जाना है। ठीक है, 30 पेज से ऊपर आपको लेकर ही जाना है। मैं कई विद्यार्थियों को देखता हूँ कि वो 20 पेज लिख के आते हैं, 22 पेज लिख के आते हैं, ये बहुत ही कम है। आपको 36 पेज की कॉपी दी गई 3 घंटे में, 3 घंटे आपको दिए गए हैं, तो आपको कम से कम 30 पेज से ऊपर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद दिक्कतें होती है कि आपके कम नंबर आए या फिर इस प्रकार की समस्या हो जाती है। तो फिर यदि आप लिखेंगे ही नहीं, आप अपना कंटेंट देंगे नहीं, इनपुट नहीं देंगे, तो आउटपुट कैसे आएगा। आप सभी कंप्यूटर के विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं बिना इनपुट के आउटपुट आना मुश्किल होता है। ठीक है, इनपुट आपका क्या है कि आपको आंसर लिखने हैं। जब आप आंसर नहीं लिखेंगे अच्छे से, आप सभी जान रहे हैं कि इस प्रकार का सिनेरियो, पेज इतने हैं, प्रश्नों की संख्या इतनी है, एक इतने प्रश्न आने हैं, और हमको यदि इसको लिखना है तो कितने पेजों में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, आप सारी चीज़ यहाँ पे जान गए तो आउटपुट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो 36 पेज ना लिखे वो फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आप इसको गलत तरीके से ना लें। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इकाइयों में क्यों नहीं आ रही, इकाइयों में आएंगे हम। पहले हम स्ट्रक्चर समझ लें कि हम करना क्या चाह रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, और आपको परीक्षा में करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे हम टॉपिक में आएंगे तो मैं आपको टॉपिक बहुत ही आसानी से, सारे टॉपिक में आपको रिवाइज करा दूंगा कैसे आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन लिखना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एक जैसे मैं आपको जो व्यक्तिगत जीवन है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना होता है। ठीक है, भोजन पकाना होता है। आपको यदि खाना बनाना है या भोजन बनाना है तो भोजन बनाना कठिन है या सरल है। भोजन को बनाना कठिन है या सरल है। ठीक है, कठिन है या सरल है। तो कुछ लोग बोलेंगे
कि जिसको आता है उसके लिए सरल है, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है। ठीक है, चलिए हम कठिन को हटा देते हैं। जिसको नहीं आता है सॉरी कठिन को नहीं आता है, जिसको नहीं आता है हम उसको यहाँ से अभी इस डिस्कशन से हटा देते हैं कि आपको खाना बनाना नहीं आता। लेकिन जिनको आता है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने एडमिशन लिया है PGDCA में, तो आप इसका मतलब आपको खाना बनाना आता है। मतलब मैं यदि रिलेट करूँ इस कॉन्सेप्ट से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आप समझिए कि आपको खाना बनाना आता है। अब हम इसकी डिफ़िकल्टीज़ और जो सरलता है उसमें हम जाएंगे। तो मान लीजिए खाना आप बना रहे हो, तो खाना बनाना कठिन है या सरल है? तो देखिए, जिसको आता है वो बोलेगा सरल है, बिल्कुल सरल है, खाना बनाना सरल होता है। यदि आप 5-6 लोगों के लिए बना रहे हो, तो ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 5-6 लोगों में यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मैनेज हो जाता है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि खाना बनाना क्या है ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। हमारी मम्मी वगैरह को आपने भी देखे होंगे, सुबह शाम उनका बस एक ही प्रश्न रहता है, खाना क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है। जबकि उनको पता है कि खाना बनाते कैसे, कितनी आसानी से वो बना लेंगे, लेकिन उनका प्रश्न हमेशा यही रहता ना कि खाना बनाना क्या है। वो पापा जी से पूछेंगी या फिर बच्चों से पूछेंगे या आप और हमसे पूछेंगे, हमारी मम्मी जो भी है, या फिर दादा दादी उनसे पूछेंगे आज क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। तो ये जो बनाना है ये कठिन होता है। मतलब सॉरी, बनाना क्या है ये कठिन होता है, बनाना आसान होता है। इसी प्रकार हम जब ये पेपर के बारे में हर इकाई को हम जब देखेंगे तो वो आसान होगी हमें, लेकिन करना कैसे ये कठिन होता है। इसलिए मैं आपको पहले सिनेरियो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए इतनी चीज़ें। आई होप ये बेसिक आप समझ गए होंगे, तो आप आसानी से इस पेपर को या फिर जो अन्य पेपर होंगे उसको भी कर लेंगे। ठीक है, ये सभी पेपर के लिए एक बेसिक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं हम किस पे, पाठ्यक्रम पे। अब हम पाठ्यक्रम पे आ जाते हैं। अब हम पाठ्यक्रम में एक एक करके सारी इकाइयों के बारे में हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, और सारी इकाइयों में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इकाई 1 में क्या है? यहाँ पे इकाई 1 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ये पूरी इकाई यहाँ पे होने वाली है। दूसरी इकाई में क्या है यहाँ पे? .NET फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पे होने वाला है, इनहेरिटेंस वगैरह, और जो इसकी मेथड्स है, ओवरलोडिंग वगैरह है, या फिर CLR हम बात करें, कॉमन टाइप सिस्टम है, MSIL के बारे में बात करेंगे, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। अभी आप बोलेंगे कि ऊपर ऊपर बोल दे रहे हैं, अंदर कब जाएंगे, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, इसके बाद इकाई 3 में हम यहाँ पे देखने वाले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सहायता से हम किस प्रकार विंडोज फॉर्म बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बॉक्स, सिंपल प्रोजेक्ट, यूजिंग कंट्रोल वगैरह ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमको करना है। ठीक है, इकाई 4 में हम देखेंगे मोर एडवांस टूल, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, रेडियो बटन और पैनल स्क्रॉल बार। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये इकाई 5 में हम देखेंगे डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, ADA.NET। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड एक होता है, और एक होता है बैक एंड। इन दोनों के बीच में एक फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक मीडिएटर होता है। उस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस इकाई में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक एक इकाई के अंतर्गत हम जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो पेशेंस है वो यहाँ पे काफ़ी मायने रखा। अब हम हर इकाई में हम डाइव करेंगे, हर इकाई के अंदर हम जाएंगे कि किस प्रकार से हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे हम इसमें हर इकाई में 16 अंक आप सभी जान गए, 16 अंक यहाँ पे निर्धारित है एक इकाई में, तो उसको कैसे हमको प्राप्त करने, इनपुट देना होगा तभी आउटपुट आएगा, आप सभी जानते हैं। तो इनपुट क्या देंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इसका कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे। ऑब्जेक्ट्स, मैसेज, मेथड्स एंड क्लासेस, कंट्रोल का स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एडवांटेजेस इसके और यूजेस, प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमको टास्क दे दिए गए कि इतनी चीज़ आपको पढ़ने हैं इकाई 1 में, तो हम इकाई 1 के अंतर्गत यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या होती है ये हम देखेंगे, किस प्रकार से होती है, कैसे इसका उपयोग होता है और क्यों ये आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हम इकाई 1 में पढ़ने वाले हैं। तो इकाई 1 के बारे में हम यहाँ पे अब डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, डीप में मतलब इतना कि आप पेपर में पास हो जाए और इतना नहीं कि आप प्रोग्रामर बन जाए। ठीक है,
मैं आपको यहाँ प्रोग्रामर बनाने नहीं आया हूँ इस वीडियो में। आपका पेपर है, आपका पेपर आसानी से निकल जाए, ये इस वीडियो का उद्देश्य है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो ग्रुप है, ठीक है। ये SSW PDF नाम का ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, SSW एजुकेशन PDF। तो इस चैनल पे आपको इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, और भी PDF जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। VB.NET की PDF यहाँ पे डल चुकी है, ठीक है। VB.NET की PDF यहाँ पर, ये देखिए VB.NET कंप्लीट PDF यहाँ पर डल चुकी है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और भी अन्य विषयों की जो PDF है आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको PDF मिलेगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। हम यहाँ पे आ चुके हैं, इकाइयों के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर अंदर जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बेसिक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, इसके फीचर क्या होते हैं, और इन फीचर्स के बारे में एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। इस प्रकार सिंटैक्स वगैरह क्या होता है, या फिर ये इनहेरिटेंस वगैरह ये क्या है, और ये चीज़ें क्या होने वाली है, ओवरलोडिंग वगैरह क्या है, मेथड ओवरलोडिंग वगैरह ये हम देखेंगे। ओप्स के बारे में, जो 2 मेथड है इसकी, पुरानी मेथड और नई मेथड, दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और ये लगभग यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये लगभग ये PDF में हम डिस्कस कर लेंगे इकाई 1 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें होती क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग यदि करेंगे तो हाँ, कम समय में रिवीजन नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पहुँचते हैं। आप सभी जानते हैं UPS इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 2 प्रकार के प्रोग्राम पैराडिज्म का यूज़ किया जाता है। 2 प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन कौन से है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप समझिए, नए समय की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करती है। जैसे हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करने वाली जो इस पैराडिज्म या फिर इस मेथड को यूज़ करती हैं, वो लैंग्वेज कौन सी है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, जो अभी हम वर्तमान में देखते हैं, या जो वर्तमान में अभी समय में यूज़ हो। जैसे जावा हम देख लेते हैं, ठीक है, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ठीक है। और भी जो अन्य लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट वो सभी क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करती है, ठीक है। UPS एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिज्म है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा को प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान सिस्टम में फ्लो नहीं होने देता, और यह इसे किसी भी अदर फंक्शन के द्वारा अचानक चेंज होने से रोकता है। इसमें प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है, और इसमें डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ऑब्जेक्ट के डेटा को केवल ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर दिया जाता है, जिसे क्लास कहते हैं। ये क्लास शब्द की भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसके अंतर्गत क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है, जिसे क्लास कहते हैं, और उसे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के द्वारा, जहाँ प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए उसके डेटा और फंक्शंस अलग अलग स्टोर और प्रोसेस होते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, जिसमें उसका डेटा और फंक्शन स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस। आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं आगे इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होती है। क्लास की परिभाषा आपने अभी यहाँ पे देखें, क्लास क्या होती है,
ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे थे क्लास की परिभाषा, जिससे क्लास कहते हैं, किसे क्लास कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर दिया जाता है, जिसे क्लास कहते हैं। तो ये क्लास है, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये हो गए इतने यहाँ पे जो उसका फीचर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक करके हम सभी के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? OOPS, ऊप्स या ऊप्स इसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। यह ऊप्स की बेसिक रन टाइम एंटिटी है। क्या होती है? बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है, जो आवश्यक ही है, ठीक है। बेसिक मतलब जो हमारी आधार, जैसे मान लीजिए हम डेली जो हमारे दैनिक दिनचर्या में या फिर हमारे दैनिक जीवन में यदि बात करें तो बेसिक मतलब क्या होता है? जो आधारभूत जरूरतें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊप्स के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिक रन टाइम एंटिटी है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे हम बात करें पर्सन, प्लेस या ब्लैंक अकाउंट आदि, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, फिर कोई ब्लैंक अकाउंट हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? क्लास का वेरिएबल है, जो क्लास को एग्जीक्यूट करता है और उसमें उपलब्ध मेथड्स को यूज़ कर डाटा को प्रोसेस करता है। ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर यह मेमोरी में अन्य वेरिएबल्स की तरह ही स्पेस लेता है, ठीक है। आया समझ में इतना? अब यहाँ पे देखिए, ये क्लास है। क्लास के अंतर्गत यहाँ पे इसके बारे में ये देखिए, क्लास के अंतर्गत जैसे मेथड्स आ जाएगी और एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, मेथड्स और उसके एट्रीब्यूट्स, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये हो गए। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। क्लास की बात करें, क्लास क्या है? क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है? क्लास क्या है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप है, डेटा का टाइप है। क्या है? क्लास क्या है? क्लास एक यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप है, जो डेटा और कोड कंटेन करता है। किसको कंटेन करेगा? डेटा और कोड को कंटेन करता है, ये रखता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। क्लास एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्जेक्ट की वर्किंग को डिफाइन करता है। किसकी वर्किंग को डिफाइन करेगा? ऑब्जेक्ट की वर्किंग को डिफाइन करेगा क्लास, ठीक है। और क्लास को क्रिएट करने के बाद उसके कई ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्लास एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। क्लास क्या है? एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है क्लास, ठीक है। एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या है? क्लास, ठीक। एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या है? क्लास। आगे समझ में? आगे हम देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। एनकैप्सुलेशन, जैसे आप कैप्सूल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, एक कैप्सूल दी गई है। एनकैप्सुलेशन मतलब एक साथ बाइंड करना। डेटा और फंक्शन को क्या करेंगे? एक साथ बाइंड कर देंगे। कैप्सूल में ये देखिए, कैप्सूल में बहुत सारे, आपने उसको फोड़ के देखे होंगे या कभी फूट गए होंगे देखे होंगे। यहाँ पे देखिए, कैप्सूल के अंतर्गत वो बारीक बारीक दाने होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनको इकट्ठा कर दिया, बाइंड कर दिया गया। वैसे ही हम यहाँ पे समझेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन के अंतर्गत, तो डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एनकैप्सुलेशन। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है। परिभाषा पूछी न भी जाए, वैसे परिभाषा तो नहीं आएगी, लेकिन आपको इससे यदि इससे कॉन्सेप्ट आए तो आपको लिखना होगा, इसके प्रश्न के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, यदि ऊप्स के बारे में आया तो, और आना ही आना है, ठीक है। ऊप्स के बारे में पूछा ही जाएगा, तो आप इन जो परिभाषा है उन पर गौर कीजिए, और जो डायग्राम यहाँ पे बताया जा रहा है उन पर भी गौर कीजिए, ताकि आप अपने आंसर शीट में इसको लिख सकें अच्छे से, ठीक है। डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करना एनकैप्सुलेशन कहलाता है, और यह क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है। इसमें डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल क्लास के फंक्शंस ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्लास के फंक्शन ही इसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक कक्षा है जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये विद्यार्थी बैठे हुए, यहाँ पे कोई शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं, और यदि इस क्लास में जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो इस क्लास में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इस क्लास के विद्यार्थी ही ग्रहण कर पाएंगे, दूसरी क्लास के तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम ऑफलाइन मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं बोलना कि सर ऑनलाइन में तो जैसे आप एक कमरे में बैठ के पढ़ा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे एक ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में क्या है कि जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ कि एक क्लास में यदि हम विद्यार्थी को बैठा रहे हैं और दूसरी क्लास में विद्यार्थी को बैठा रहे हैं, तो यदि यहाँ पे इन शिक्षक द्वारा यदि इनको ज्ञान दिया है तो ये लोग इस्तेमाल करेंगे या परफॉर्म करेंगे। जो भी बात हो रही दूसरी क्लास वाले तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिए 10th क्लास है और ये 9th क्लास है, तो 10th क्लास वाले ही परफॉर्म करेंगे, 9th क्लास वाले यहाँ पर नहीं करेंगे। समझ गए? वैसे ही यहाँ पे होता है। कैसे? इसमें डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया सकता, केवल क्लास के फंक्शन ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो क्लास के बाहर क्लास के फंक्शन ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस ज्ञान को कौन उपयोग करेगा? जो टीचर द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है क्लास के स्टूडेंट, ये मतलब फंक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिना बैकग्राउंड प्रोसेस की डिटेल के डेटा को इनपुट और आउटपुट करने से है, और जिसमें यह क्लास के फंक्शन के द्वारा परफॉर्म होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा का एब्स्ट्रैक्शन बिना बैकग्राउंड प्रोसेस की डिटेल के डेटा को इनपुट और आउटपुट करने से, जिसमें यह क्लास के फंक्शन द्वारा परफॉर्म होता है। ये एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे देख लीजिए एनकैप्सुलेशन। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एनकैप्सुलेशन के अंतर्गत यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो ये एनकैप्सुलेशन इनका हो गया। इनको हमने बाइंड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इनहेरिटेंस हम आगे पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एक गुण है जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, ये हो गया क्या? इनहेरिटेंस। अनुवांशिकी जिसको बोलेंगे हिंदी में, हिंदी वाले समझ सकते हैं। अनुवांशिक गुण या अनुवांशिकी हम जो साधारण भाषा में देख सकते हैं अनुवांशिक गुण। ये जो गुण माता पिता से उनके बच्चों में आते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनुवांशिक गुण के अंतर्गत। इससे संबंधित यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होती है। ठीक है, कि पिछली क्लास के फीचर या पिछली क्लास के फीचर यदि अगली क्लास में आ रहा है तो हम इनहेरिटेंस के अंतर्गत इसे देखते हैं। चलिए हम इसे विस्तार से देखते हैं। यह ऊप्स का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है। यह ऊप्स का यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है, जो कि क्लास को दूसरी क्लास के फीचर्स को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक क्लास यदि दूसरी क्लास है तो ये क्लास दूसरी क्लास से वो पहली क्लास के फीचर को एक्सेस करने की अनुमति या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा हमने बात की थी ना अभी, जो क्लास की बात किए थे, क्लास का एग्जांपल लिए, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। यह ऊप्स का एक महत्वपूर्ण फीचर है जो कि एक क्लास को दूसरी क्लास के फीचर को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट अन्य क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकता है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्या, का, खा, गा, घा, ये ऑब्जेक्ट है। यदि ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये क्लास ए की फैसिलिटी भी उपयोग कर पाएगा। इनहेरिटेंस में ये होता है। ठीक है, इसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट अन्य क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। यह रीयूजेबिलिटी के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता है, जहाँ किसी क्लास में नए फीचर्स को ऐड करने के लिए नई क्लास बनाकर उसमें पुरानी क्लास के फीचर को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही नई क्लास और कोड्स भी जोड़े जा सकते हैं, या फिर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का आप बेसिक मतलब समझ गए और किस प्रकार यूज़ होता है ये आप देख लिए। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हम देखने वाले हैं आगे। पॉलीमॉर्फिज्म आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यह भी ऊप्स का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक से अधिक फॉर्म को बनाकर उसे यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कॉन्सेप्ट है? एक से अधिक फॉर्म बनाकर उसे उपयोग करने की फैसिलिटी देता है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। यह फंक्शन और ऑपरेटर दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये फंक्शंस के द्वारा भी परफॉर्म किया जाएगा और ऑपरेटर्स के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। जहाँ फंक्शन नेम या ऑपरेटर वही रहता है, पर आर्ग्यूमेंट्स की संख्या या टाइप या जो ऑपरेटर्स रहते हैं उसके टाइप अलग होने पर अलग प्रकार से यूज़ होते हैं और टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे हम बात करें प्लस ऑपरेटर न्यूमेरिकल एडिशन और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। जो प्लस ऑपरेटर होता है न्यूमेरिकल एडिशन और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे शेप हम देख सकते हैं। शेप विभिन्न प्रकार के शेप होंगे जो आकृतियाँ हैं
यहाँ पे हम देखते हैं इसके प्रकार या फिर जो उसका विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से, जैसे लाइन शेप हो सकती है, ट्राइंगल भी एक शेप होता है, रेक्टेंगल भी शेप होता है, सर्कल। ठीक है, ये शेप होते हैं लाइन, ट्राइंगल, त्रिभुज, रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल मतलब आयत ही होता है ना, ठीक है, आयत, सर्कल यानी वृत्त, ठीक है, लाइन, लाइन यानी रेखा। ठीक है, तो ये क्या है, शेप होते हैं, आकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये शेप को हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ड्रॉ करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से। ठीक है, ये हमने देख लिए पॉलीमॉर्फिज्म के से संबंधित जानकारी। अब हम देखते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? ऊप्स में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म इस फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन कौन से? इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म इस फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। किस फीचर को? डायनेमिक बाइंडिंग को, जिसमें बाइंडिंग या लिंकिंग प्रोसीजर के कॉल होने पर परफॉर्म होते हैं। इसमें बाइंडिंग या लिंकिंग प्रोसीजर के कॉल होने पर परफॉर्म होते हैं। इसे डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, मैसेज पास हम यहाँ पे देख लेते हैं ऊप्स के अंतर्गत। ऊप्स में ऑब्जेक्ट्स पर परस्पर कम्युनिकेट करते हैं। ऊप्स में ऑब्जेक्ट परस्पर कम्युनिकेट करते हैं, आपस में संपर्क करते हैं या संचार करते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर कम्युनिकेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करके कम्युनिकेशन करते हैं। इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करके ये क्या करेंगे? कम्युनिकेशन या फिर संचार करेंगे। कौन? ऑब्जेक्ट। ऊप्स में मैसेज पासिंग फंक्शन कॉल के समय परफॉर्म होता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में फंक्शन के माध्यम से ऑब्जेक्ट में इनपुट होता है और ऑब्जेक्ट की मेथड उसे प्रोसेस कर रिजल्ट जनरेट कर देती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है? यहाँ पे देखिए फिर से मैसेज पासिंग फंक्शन कॉल के समय परफॉर्म होता है। कब परफॉर्म होगा? फंक्शन कॉल के समय, जिसमें इन्फॉर्मेशन फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में फंक्शन के माध्यम से ऑब्जेक्ट में इनपुट होता है और ऑब्जेक्ट की मेथड उसे प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर देती है। तो ये होगा मैसेज पासिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इनहेरिटेंस के बारे में हमने यहाँ पर देखा। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस VB.NET का एक महत्वपूर्ण फीचर है जो एक क्लास की किसी अन्य क्लास के फीचर को उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, या पहले से बनी हुई क्लास पर बेस्ड नई क्लास बनाने की सुविधा देता है, और यह रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। आई होप ये पेज रिपीट हो रहा है, ये पेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लास A है, क्लास B है, इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इनहेरिटेंस अ क्लास, इनहेरिटेंस मॉडिफायर्स, और यहाँ पे अन्य चीज़ यहाँ पे दी गई है। या ये हम देख लेते हैं एक बार। रिपीट हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कहाँ से थे? यह रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, जहाँ किसी फीचर को जोड़ने या पुराने क्लास के फीचर को प्रयोग करने के लिए उन्हें फिर से नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि पहली क्लास में यदि वो चीज़ है तो उससे दोबारा उस इस्तेमाल ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें इनहेरिटेंस के द्वारा पुरानी क्लास से इनहेरिट कर नई क्लास में ऐड कर लेते हैं। इनहेरिट की जाने वाली क्लास को बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और इनहेरिट करने वाली क्लास को डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास कहेंगे। ठीक है, इनहेरिट की जाने वाली क्लास को क्या बोलेंगे? बेस क्लास या पेरेंट क्लास बोलेंगे, और इनहेरिट करने वाली क्लास को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड या फिर चाइल्ड क्लास यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, क्लास A क्लास B यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे कुछ मेथड्स वगैरह दी गई है, यहाँ पे कुछ मेथड्स वगैरह दी गई, जैसे ओवरराइडेबल नॉट, ओवरराइडेबल मस्ट, ओवरराइडेबल। तो ये मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं PDF के अंतर्गत। ठीक है, PDF के अंतर्गत आप इसे देख लेंगे तो ये समझ जाएंगे। मेथड्स वगैरह यहाँ पे दी गई इसके बारे में। तो ये काफ़ी समय लगभग इकाई 1 में हम खर्च कर चुके हैं। 1 घंटे के आसपास शायद हो गया होगा, 40-50 मिनट। हमको और भी चीज़ें पढ़ना है, 2 घंटे के अंदर में ये टाइमिंग हमने सेट किए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम इसे पढ़ चुके हैं।
तो ये सारी चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म। तो 16 अंक आप आसानी से इस इकाई में ला लेंगे। और आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ दे दी गई। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? SSW एजुकेशन पीडीएफ नाम का एक चैनल है, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी बाकी विषयों के साथ साथ VB.NET की पीडीएफ भी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, अगला यहाँ पे हम बात करेंगे .NET फ्रेमवर्क की। इकाई 2 में .NET फ्रेमवर्क क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और ये CLR वगैरह, MSIL इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से ये होता है। मेथड्स बारे में देखेंगे, और वेरिएबल क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में आप देख चुके हैं, और भी थोड़ा सा देख लेंगे। इनहेरिटेंस एक्सेस एंड स्पेसिफायर ओवरलोडिंग, तो यहाँ पे हम देखेंगे .NET फ्रेमवर्क। एक मिनट, ये आ क्या फ्रेमवर्क की स्पेलिंग गलत। फ्रेमवर्क ये .NET फ्रेमवर्क। आप इस समझ सकते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा होता है जो कि इस्तेमाल होता है किसी कार्य को करने के लिए, या फिर कोई आकृति या फिर किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसका ढांचा होता है फ्रेमवर्क। ठीक है, वैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये डेवलप किया गया है .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हम प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये आप ढांचा इसे समझ सकते हैं। इसके बारे में हम एक जो परिभाषा है वो भी हम देखेंगे, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, किसके द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया, और इस प्रकार की चीज़ें हम देखने वाले हैं। .NET फ्रेमवर्क बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, 2002 में डेवलप किया गया। इसका पहला वर्जन उस समय निकाला गया था, और 47 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है .NET फ्रेमवर्क। कंपाइलर यहाँ पे होते हैं, MSIL या CLR यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। JIT नेटिव कोड यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और एप्लीकेशन की हम बात करें, कंसोल बेस्ड, विंडोज़ बेस्ड और सर्वर बेस्ड यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं .NET फ्रेमवर्क की सहायता से। अब हम बात करते हैं .NET फ्रेमवर्क क्या है। .NEट फ्रेमवर्क एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सन 2002 में डेवलप किया गया था। .NEट फ्रेमवर्क को केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि इसको केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज़ हो, तो विंडोज़ के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। .NEट फ्रेमवर्क अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई गई एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्या करेगा? कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रदान करेगा। .NEट फ्रेमवर्क अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाई गई एप्लीकेशन को चलाने के लिए, इसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई गई एप्लीकेशन चलाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे देगा .NEट फ्रेमवर्क। इसमें एक बहुत बड़ी क्लास लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? क्लास लाइब्रेरी होती है, जिसको फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कहा जाएगा। यह विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी, अर्थात इसमें प्रत्येक लैंग्वेज किसी अन्य लैंग्वेज में लिखे गए कोड का इस्तेमाल कर सकती है। इंटरऑपरेटिबिलिटी इस शब्द को बोलेंगे, इसका फीचर ये प्रदान करती है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के अंतर्गत वेब बेस्ड, विंडोज़ बेस्ड और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सकता है। वेब बेस्ड क्या होते हैं? जिसमें वेबसाइट बनाते हैं। विंडोज़ बेस्ड मतलब जो डेस्कटॉप में उपयोग किए जाने सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक होता है कंसोल बेस्ड। ठीक है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होता है, इसको डेवलप किया जाता है। कंसोल बेस्ड आप समझ सकते हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट जो आउटपुट इनपुट होता है वो होता है। और यहाँ पे .NEट फ्रेमवर्क के लिए जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको जिस सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है उसे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR कहा जाता है। CLR आपको पता होना चाहिए क्या होता है। .NEट फ्रेमवर्क में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको जिस सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR एक एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन होती है जो सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन हैंडलिंग जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर के जो भी कोड .NEट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके लिखे जाते हैं उनको मैनेज्ड कोड कहेंगे। क्या करेंगे? मैनेज्ड कोड। और फ्रेमवर्क, क्लास लाइब्रेरी, FCL और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR ही आपस में मिलकर .NEट फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं। यदि .NEट फ्रेमवर्क का निर्माण कौन करते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाए, हालांकि परीक्षा में ये
इतना ज़्यादा बेसिक नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यदि आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में लिखने को आया तो एक पॉइंट आप ये भी लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेमवर्क, क्लास लाइब्रेरी और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ही आपस में मिलकर क्या करेंगे, डॉटनेट फ्रेमवर्क का ही निर्माण करते हैं। एफसीएल यूज़र को, या एफसीएल मतलब फ्रेमवर्क, क्लास लाइब्रेरी, यूज़र को यूज़र इंटरफेस, डेटा एक्सेस, डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्रिप्टोग्राफी, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क कम्युनिकेशन और न्यूमेरिक एल्गोरिदम जैसे फीचर प्रदान करता है। प्रोग्रामर जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उनके द्वारा बनाया गया सोर्स कोड को डॉटनेट फ्रेमवर्क और दूसरी लाइब्रेरी के साथ कंबाइन करते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेमवर्क का इस्तेमाल विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट की गई अधिकतर नई एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं IDE, क्या बोलेंगे, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, जिसे हम विजुअल स्टूडियो कहते हैं। क्या कहेंगे, विजुअल स्टूडियो। और जिस सॉफ्टवेयर में आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, या फिर विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम जो आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। ये इसके वर्जन हो सकते हैं, आप 2005 इस्तेमाल कर रहे हो, 2012 इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जो भी वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्जन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ डॉटनेट की हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्ट्री देखिए, सन 2001 में डॉटनेट का नेट 1.0 बीटा वर्जन यहाँ पे जारी किया गया था, और डॉटनेट फ्रेमवर्क का फर्स्ट वर्जन 13 फरवरी 2002 में रिलीज़ हुआ था। इस वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए 9 और भी वर्जन जारी किए गए, जिसमें इसके 7 वर्जन को विजुअल स्टूडियो के नए वर्जन के साथ रिलीज़ किया गया था। तो ये हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ पे देख लेना, ये दी गई PDF में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। देखिए, पहले बेस होता है 1.0 या 1.0 या 1.0 इसको बोलेंगे, फिर आगे डेवलप होते होते ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6, 4.8, 4.7 इस प्रकार ये डेवलप होगा आगे, आप इसे देख सकते हैं। ये PDF में आपको दे दिए गए हैं। और डॉटनेट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर किस प्रकार होता है, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आर्किटेक्चर इसका कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, ये एक बेसिक सा डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होना चाहिए, CLR यहाँ पे होगी। बेस क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे होगी। फिर क्या होगा, ADO.NET या XML यहाँ पे होगा। XML का मतलब क्या होता है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये होती है। और एक लैंग्वेज क्या होती है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे ADO.NET एंड XML यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, बेस क्लास लाइब्रेरी, फिर ADO.NET एंड XML। इसके बाद आते हैं क्या, ASP.NET या फिर विंडोज़ फॉर्म जो होते हैं, या विंडोज़ फॉर्म, या फिर जो हम विंडोज़ एप्लीकेशन के जो फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। वेब फॉर्म होंगे ASP.NET के अंतर्गत, और वेब सर्विसेज यहाँ पे दी जाएगी। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद आता है क्या, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे विजुअल बेसिक, C++, C#, JScript, JSARP। तो ये इस प्रकार ये आर्किटेक्चर इसका होता है, ठीक है। इसके बारे में और हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप जब परीक्षा में जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का ये वाला आर्किटेक्चर ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके आए। और यदि आप इस डायग्राम को बना के, इस डायग्राम को बेस बना के इसके बारे में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसको, ठीक है। डॉटनेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज होती है, लाइब्रेरी होती है और CLR होता है। लैंग्वेज यहाँ पे होती है, लाइब्रेरी होती है और CLR। इसके अंतर्गत जो चीज़ें होती है, विंडोज़ फॉर्म, ASP.NET, ADO.NET आएगा। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होगी, और ये CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये डायग्राम के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। सबसे पहले होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, बीच में ये चीज़ें आती है, फिर लास्ट में होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। डॉटनेट कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करने वाले थे। कंपोनेंट यहाँ पे कौन कौन से होंगे, CLR हो जाएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए, इस वाले चार्ट को समझना भी आवश्यक है। ये वाला जो फ्लो डायग्राम जो दिए गए यहाँ पे होता है, पहले सोर्स को यहाँ पे विजुअल बेसिक यहाँ पे या फिर C# जो भाषा इस्तेमाल की जाएगी, सोर्स कोड होगा यहाँ पे।
कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, फिर लिंकर इस्तेमाल करेंगे, क्लास लोडर इस्तेमाल करेंगे, JIT कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पे आया है कोड एट रन टाइम। तो ये नेटिव मशीन कोड में ये रन होगा, चेकिंग होगी, कोड का एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा सोर्स कोड, फिर यहाँ कंपाइलर के इस्तेमाल से, फिर कंपाइलर के इस्तेमाल से यहाँ पे चीज़ें चलेगी, फिर IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज या फिर जो मेटाडेटा होगा वो लिंक करेगा इसमें, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर चेकिंग होगी, फिर ये नेटिव मशीन कोड में ये हो जाएगा रन। तो ये समझने की आवश्यकता है। MSIL मतलब माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट लैंग्वेज मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, मतलब एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, मान लो C है, ठीक है, जो इसको भी जानता हो, इसको भी जानता हो, तो ये आपस में एक दूसरे की दोस्ती करा देगा, मतलब दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ पे करा देगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे MSIL होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। हम जो लैंग्वेज लिखते हैं हम इंग्लिश में कोड करते हैं, ठीक है, जो कोड करते हैं इंग्लिश में करते हैं, और जो कंप्यूटर रहते हैं वो समझते हैं कौन सी भाषा को, 0110, या फिर मशीन लैंग्वेज को समझता है 1010, ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसको समझेगा, मशीन लैंग्वेज को समझेगा। तो यहाँ पे ये और ये दोनों के बीच में एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, मध्यस्थ जो करेगा, ठीक है, या फिर माध्यम बोल सकते हैं, या जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो वो काम करता है MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे देखो सोर्स कोड का यहाँ पे देखो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा, यहाँ पे दिया गया सोर्स कोड, यहाँ पे है लैंग्वेज कंपाइलर है और MSIL। सोर्स कोड ये कंपाइल होगा, फिर ये MSIL में कन्वर्ट होगा, MSIL फिर ये जाएगा JIT कंपाइलर में, फिर ये लास्ट में कितना होगा नेटिव कोड मतलब 0110 में। इस प्रकार से ये काम करता है। MSIL मतलब जो मध्यस्थ कराएगा सोर्स कोड में और नेटिव कोड में, ठीक है, समझ गए आप। JIT कंपाइलर ये किस प्रकार यूज़ होगा, सोर्स कोड यहाँ पे आएगा, सोर्स इससे संबंधित कंपाइलर, या C# है यहाँ पे, या कोई लैंग्वेज हो उससे संबंधित कोड यहाँ पे हो सकता है, उससे संबंधित कंपाइलर यहाँ पे चलाया जाएगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होगा, फिर ये JIT कंपाइलर आएगा, फिर ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में, तो ये इस प्रकार से ये होती है चीज़ें। क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे दी गई है, आप समझ सकते हैं, बेसिक क्लास लाइब्रेरी, इसके अंदर का system.form आता है, system.data आता है, विंडोज़ फॉर्म, ड्राइंग, XML चीज़ें, और ये सिस्टम से संबंधित ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। असेंबलीज यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, .NET से संबंधित लैंग्वेजेस जो यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख लेना। और .NET फ्रेमवर्क डिज़ाइन का प्रिंसिपल क्या होता है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, मेमोरी मैनेजमेंट और सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट, ये चीज़ें लगभग हमने ये पढ़ चुके हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद एडवांटेज ऑफ .NET फ्रेमवर्क, आप इसको पढ़ लेना कि क्या इसके एडवांटेज है .NET फ्रेमवर्क के, ये थोड़ी सी थ्योरी है यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे वो आप इसको देख लेना। और अगला जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग विद VB.NET के साथ प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे .NET फ्रेमवर्क के बारे में और विजुअल बेसिक के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो .NET फ्रेमवर्क के बारे में हम यहाँ पे जान चुके हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया हमको लग चुका है, विजुअल बेसिक के बारे में हम यहाँ जानेंगे जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। कंप्यूटर के 3rd जनरेशन के दौरान बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जिनमें कोबॉल है, फोर्ट्रान है जैसी कुछ महत्वपूर्ण लैंग्वेजेस थी, लेकिन ये प्रोग्रामिंग सीखने वाले लोगों के लिए बहुत कठिन ये लैंग्वेज थी। ये जो कोबॉल और फोर्ट्रान थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सन 1964 में थॉमस कोड्स और डेनिस रिची ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जिस लैंग्वेज को बेसिक बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहा गया था। और यह उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल था जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते थे। इस लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट के लिए DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था तो उसके बाद विंडोज़ प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक का विजुअल वर्जन को बनाया जिसे विजुअल बेसिक नाम दिया गया। इसके विंडोज़ में प्रोग्रामिंग करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स को प्रोवाइड किया गया था।
यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें आसानी से एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सकता है और विजुअल बेसिक को अक्सर हम वी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक व्यापक रूप से समझी जाने वाली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि आपसे पूछा है कि किस प्रकार की लैंग्वेज, तो यह है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको साधारण इंग्लिश जैसे शब्दों में और सिंटैक्स का इस्तेमाल करके लिखा गया है। यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसे लिखे जाने के तुरंत बाद ही रन किया जा सकता है। देखिए, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर और एक होता है क्या? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आप चीज़ें हर लाइन के बाद वहाँ पे चेक होती है कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो आप जिसे लिखे जाने के तुरंत बाद आप रन कर सकते हैं। ठीक है, किस में? विजुअल बेसिक में ये फैसिलिटी है। और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके आप इस लैंग्वेज को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती। इसके कंपाइल्ड वर्जन को रन करने के लिए पहले आपको इसमें एरर को ढूंढकर फिक्स करना पड़ेगा, और एक बार जब यह रन करने लग जाता है तो इसे .exe फाइल में कंपाइल किया जा सकता है, जिससे कि इसको सभी आधुनिक विंडोज़ कंप्यूटर पर चलाया जा सके, चाहे उन कंप्यूटर्स में वी यानी विजुअल बेसिक को इंस्टॉल किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो। और यहाँ पे विजुअल बेसिक वर्जन यहाँ पे दिए गए विजुअल बेसिक के, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। इसके फीचर आप देख लीजिए, फीचर क्या है। ठीक है, इसके फीचर बहुत ही आवश्यक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है, इसमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। हेल्प सिस्टम यहाँ पे देखिए, ऑटो सिंटैक्स चेक यहाँ पे दिया गया है। ऑटोमेटिक सिंटैक्स यहाँ पे चेक की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। यदि सिंटैक्स आप यहाँ पे या फिर जो लैंग्वेज लिख रहे हैं उसका सिंटैक्स यदि आप सही नहीं लिखते तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपका ये सिंटैक्स सही नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, या फिर एरर वहाँ पे दिख जाती है तुरंत। ठीक है, ऑटोमेटिक हेल्प, ऑटो कंपाइल, प्रोग्रामिंग ऑफ GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिज़ाइन और ऑटो कंप्लीट। तो ये फीचर है विजुअल बेसिक की। ठीक है, तो इतने सारे फीचर के कारण ये लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर हुई थी। और यहाँ पे एक एक चीज़ों के बारे में दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप्स के सभी फीचर को सपोर्ट करती है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने का फीचर भी देती है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, विजुअल बेसिक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। इसमें डेवलपर को सारी कोडिंग खुद नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ कोडिंग इसमें से ऑटोमेटिक हो जाती है। हेल्प सिस्टम, यह डेवलपर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से हेल्प करती है। और ऑटो सिंटैक्स चेक हम बात करें तो इसका कोड एडिटर खुद ही सिंटैक्स एरर को चेक करके एरर दिखा देता है। एरर मतलब यदि आप सही नहीं लिख रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिक फैसिलिटी होती है, तो आपको बता देगा कि ये आपने सही नहीं लिखा है। ऑटो हेल्प, अगर आपको इनमें से काम करते समय कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को सुधारने में भी हेल्प करता है। ऑटो कंपाइल, यह प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है। प्रोग्रामिंग ऑफ GUI, इसका प्रयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए भी किया जाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिज़ाइन, विजुअल स्टूडियो डेवलपर को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ऑटो कंप्लीट, इसमें आपको ऑटो कंप्लीट का फीचर मिल सकता है, जिसकी मदद से आप कोई कोड लिखते हैं तो यह खुद ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई कोड आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्लीट करने की फैसिलिटी ये देता है। एडवांटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लेना, एक दो मिनट आपको लगेंगे। डिसएडवांटेज या फिर जो इसकी नकारात्मक चीज़ें वो भी आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो नकारात्मक चीज़ इसकी यही है कि ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चलेगा जिसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें विंडोज़ हो। और यदि हम इसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना चाहें तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, यह किया गया है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्रांसफ़र करना आसान नहीं होता है। ठीक है, विंडोज़ में ही चलेगी। एडिशन यहाँ पे देख सकते हैं, एडिशन लगभग हर चीज़ के आते हैं, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक का भी एडिशन है, लर्निंग एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन है। ये तीन एडिशन यहाँ पे इसके दिए गए। तो ये तीनों के बारे में आप देख सकते हैं। इनके सबसे यहाँ पे
इनका अर्थ निकल जाता है। लर्निंग एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन। यहाँ पे आप एक बार इसको देख लेना, यहाँ पर डिफरेंस वगैरह दिए गए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो ये लगभग सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। इकाई 2 लगभग हमारी ख़त्म हो गई है। इकाई 3 में क्या है, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, एरेस कलेक्शन, सब रूटीन फंक्शन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स, फॉर्म वगैरह ये और GUI प्रोग्रामिंग विद विंडोज़ फॉर्म या फिर टेक्स्ट बॉक्स। मतलब कुल मिला के हम अब सॉफ्टवेयर के अंदर घुस रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हमको फॉर्म बनाना है, किस प्रकार से उसमें जो कंट्रोल है वो ऐड करने। वर्किंग ऑन, कुल मिला के बात यहाँ पे होगी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट पर हम कार्य किस प्रकार से करने वाले। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट में हम देखेंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ करेंगे, सेव करेंगे करना देखेंगे, ओपन करना देखेंगे प्रोजेक्ट को, रन है प्रोजेक्ट और ऐड विंडोज फॉर्म। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि कैसे ये होती है। क्रिएट करना, सबसे पहले आप जाएंगे विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे। जैसे 2012 विजुअल बेसिक का जो वर्जन आप 2012 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन कैसे करना है आप सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे करेंगे, ये फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट या फिर टूल बार के अंतर्गत न्यू आइकन या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलेगा न्यू प्रोजेक्ट का। न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट इंस्टॉल्ड या फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको दी जाती है। ये विजुअल बेसिक भाषा के अंतर्गत यहाँ पे टेम्पलेट दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपको विंडोज़ फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे ये विजुअल बेसिक्स यहाँ पे चूज़ करेंगे आप, और यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, या फिर इसको यहाँ पे इसके अंतर्गत इसको चूज़ करके आप यहाँ चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप फिर प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे आएगा नाम इसका, फिर इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो ये फिर इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ऐसे फॉर्म मतलब इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ दिखेगा। वो प्रोजेक्ट यहाँ पे नया बन चुका है, उससे संबंधित ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दी गई है। फाइल, एडिट व्यू, ये मेनू बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मेनू हैं। और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह के नाम दिए रहते हैं कि कौन सा फॉर्म यहाँ पे कितने हैं, और भी अन्य चीज़ें प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें यहाँ पे दी रहती हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो है। प्रॉपर्टीज़ मतलब जो भी टूल हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म की प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी, किसी संबंधित प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लेवल की, लेवल टूल हम लेके आएंगे, कोई लेवल लाएंगे तो लेवल में इसके अंदर जैसे ओके हमको लिखना है, तो ओके लिखना है तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी में जाके उसको हम चेंज करेंगे, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, किस प्रकार से वो दिखेगा। मतलब ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे देखने वाले। किसी भी टूल की प्रॉपर्टी हमको देखना तो प्रॉपर्टी विंडो में हम आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी देखना तो प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी देखना तो प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे। इस प्रकार प्रॉपर्टी विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे सेव प्रयोग को सेव करना है, विंडोज मतलब सेव कंट्रोल एस से आप कर सकते हैं, या फाइल मेनू में जाके सेव करेंगे, या कंट्रोल शिफ्ट एस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेव प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नाम दे सकते हैं, लोकेशन आप यहाँ दर्शा देंगे, सॉल्यूशन पेज यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कर सकते हैं। अब सेव किया हुआ प्रोजेक्ट कैसे आप खोलेंगे, ओपन कैसे करेंगे, कंट्रोल ओ बटन प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल ओ करेंगे तो फिर यहाँ पे इस प्रकार से ये विंडो खुलेगी ओपन प्रोजेक्ट करने की। प्रोजेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके किस फोल्डर में आपका रखा हुआ है वो फोल्डर आप ओपन कर सकते हैं। ओपन की बटन आप दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। रन कैसे करेंगे किसी प्रोजेक्ट को, तो डिबग के अंतर्गत ये आता है। डिबग के अंतर्गत ये ऑप्शन, ये डिबग मेन्यू के अंतर्गत ऑप्शन होता है स्टार्ट डिबगिंग, या F5 बटन होती है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, F5 फंक्शन की का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। ऐड अ विंडोज फॉर्म कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मेनू के अंतर्गत ऐड विंडोज फॉर्म में जाएंगे। ऐड विंडोज फॉर्म में टूल बार में ऐड न्यू आइटम में करेंगे, और ऐड न्यू आइटम में क्या करेंगे, विंडोज फॉर्म। ऐड न्यू आइटम में क्या कर देंगे, यहाँ पे विंडोज फॉर्म और ऐड कर लेंगे तो विंडोज फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म 1 फॉर्म 2 ये इस प्रकार यहाँ पे आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 और 19 के बारे में यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें लगभग ये हम देख चुके हैं क्या क्या है। तो ये 2012 का इंटरफेस ये इस प्रकार से, चीज़ें लगभग वैसे ही है, कोई मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो ये सेम है, 2012 का इंटरफेस में हम काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार ये फॉर्म बन जाएगा फिर, ठीक है। ये फॉर्म बन जाए, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए टूल बार है। टूल बार में जो स्टैंडर्ड टूल होते हैं या कॉमन कंट्रोल होते हैं, उसके अलावा बहुत से टूल होते हैं जिसका उपयोग करके हम फॉर्म में करेंगे। जैसे हमको पॉइंटर लेना है तो पॉइंटर यहाँ कर लेंगे, बटन लेना है, कोई बटन करना है तो यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स लेना है तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और जैसे मान लो लिस्ट बॉक्स लेना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेना तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है लेवल में लिखा है आपका नेम, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हैं। और इससे संबंधित प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई, जैसे कोई भी कंट्रोल, जैसे लेवल हमने लिखा है टूल में, लेवल टूल लिखा है तो उससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है यहाँ पे इस विंडो को बनाना। आप इस चित्र की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको इस प्रकार चित्र बना के जब दिखाएंगे, इस विंडो को बना के दिखाएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ पर पड़ता है और आपको लिखना भी कम पड़ता है, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या हो जाएगी, आपको कम लिखना पड़ेगा और आसानी से आप इसमें जो पेजेस है वो आप अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक के जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं। ये मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, ये ठीक है, आप इसको देख लेना। एडिशन ऑफ विजुअल स्टूडियो, इसके एडिशन यहाँ पे दी है, कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल और एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, आप इसको देख सकते हैं। ये बताने की आवश्यकता यहाँ पे लग नहीं रही है मुझे। फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, इसका फीचर क्या है, कोड एडिटर और यहाँ पे डिज़ाइनर और एक्सटेंसिबिलिटी यहाँ पे देता है ये विजुअल स्टूडियो। डिबगर, एक्सटेंसिबिलिटी, तो ये आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता लगभग मुझे नहीं लगेगी। IDE के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। IDE क्या होता है, IDE एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप करने में सहायता करता है या प्रोग्राम को बनाने और रन करने में उससे रिलेटेड सभी फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे C या C++ के विंडो उनके प्रोग्राम डेवलप करने और उन्हें रन करने में सहायता करती है। जिस तरह फोटोशॉप की विंडो फोटो एडिटिंग टूल प्रोवाइड करती है, MS वर्ड की विंडो विंडोज डॉक्यूमेंट रिलेटेड टूल प्रोवाइड करती है, उसी प्रकार लैंग्वेज की IDE प्रोग्राम से जुड़े टूल्स को प्रोवाइड करती है। तो ये है IDE, ठीक है। तो यहाँ पे IDE एलिमेंट्स ऑफ IDE, इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, मेन्यू बार है, टूल बॉक्स है, फॉर्म डिज़ाइनर है, प्रॉपर्टीज विंडो है, फोर्ट विंडो है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, एरर लिस्ट है, फॉर्म लेआउट है, आउटपुट है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है IDE के अंतर्गत, जिसमें जैसा कि हमने देखा कि वर्ड में जिस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट वहाँ पे दिए रहते हैं वर्ड को या डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एडिट करने के लिए, फिर ये यहाँ पे मतलब प्रोग्रामिंग संबंधित जो भी चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की IDE प्रोग्राम से जुड़े सभी टूल यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक मेन्यू बार को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। मेन्यू बार आप देख सकते हैं। फाइल मेन्यू में क्या होता है, फाइल मेन्यू में आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं, इस प्रकार चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अब यहाँ पे है एडिट में आप देख सकते हैं कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, फाइंड रिप्लेस होता है। व्यू में आप देख सकते हैं विंडोज़ को डिसेबल करने की कमांड कंटेन करता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, डिज़ाइनर, कोड विंडो वगैरह। प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं ऐड आइटम को ऐड करने की कमांड देता है। बिल्ड में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कमांड देता है। मेनू डिबगिंग की कमांड देता है। डेटा है यहाँ पे, टूल है, विंडो और हेल्प यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो IDE है इससे संबंधित जो डायग्राम है या फिर जो विंडो है आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जब आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को तो ये बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन भी इसमें अच्छा जाता है और लिखना कम पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। टूल बार वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, टूल बार होते हैं। ऑल विंडोज फॉर्म के लिए कॉमन कंट्रोल्स यहाँ पे हो जाते हैं। फिर ये
एक विशेष प्रकार के जो कैटेगरी यहाँ पे कंटेनर्स है, मेन्यूज टूल बार है, कंपोनेंट है, डेटा है, प्रिंटिंग है, डायलॉग रिपोर्ट है, फिर इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये टूल बार के अंतर्गत आप इसको याद रखेंगे। और ये थोड़ी और प्रॉपर्टी आप इसको पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो फॉर्म डिज़ाइनर, फॉर्म डिज़ाइन जब हम करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर्म है, फॉर्म को लाना कैसे है, प्रोजेक्ट मेन्यू के अंतर्गत ऐड न्यू आइटम करेंगे, ऐड न्यू आइटम विंडोज फॉर्म लाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेवल लाएंगे, लेवल 2 लेंगे, लेवल 3 लेंगे। फिर ये टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 3 टेक्स्ट बॉक्स ला लेंगे, बटन 1 बटन 2। तो ये इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे ला देते हैं बहुत ही आसानी से GUI का इस्तेमाल करते हुए। तो ये फॉर्म इस प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर जो भी हमको अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज उसकी होगी, फॉर्म का नेम क्या होगा, किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स होती है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के टाइम आपको बहुत ही अच्छे से बताई जाती है। और यदि आपने प्रैक्टिकल की क्लासेस वगैरह ना भी अटेंड की हो तो भी आप इस विंडो को बनाना सीख जाएँ तो आसानी से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। ये कोड विंडो यहाँ पे इस प्रकार से होती है। हम यहाँ पे जब कोड करेंगे तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक कोड विंडो यहाँ पे दी गई है। कोड विंडो में हम यहाँ पे किस प्रकार से कोड करेंगे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन बटन के अंतर्गत कोड करेंगे, वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, वेरिएबल किस प्रकार से होते हैं। फिर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे और क्या चीज़ें देख सकते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे देख सकते हैं IDE के अंतर्गत। तो ये IDE के अंतर्गत ये सारे विंडो आप बना के एक बार देख लेंगे तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा समझने के हिसाब से भी। ये ऐसा कुछ समझाने की आवश्यकता इसमें ज़्यादा है नहीं। फॉर्म लेआउट वगैरह, आउटपुट वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट की सेटिंग यहाँ पे करनी हो तो एनवायरनमेंट की सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉग एनवास। तो ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी यदि आपने अभी तक देखे होंगे तो, ठीक है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप देख लेना, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही आसान है, ऐसे कोई इसमें नई बात नहीं। किसी भी टूल से संबंधित प्रॉपर्टी यहाँ पर उसका नेम आएगा, बैक कलर बैकग्राउंड, या फिर इनेबल फ्रंट फॉर कलर, लॉग्ड साइज, टैब इंडेक्स, टैब अलाइन, विजिबल वगैरह यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोडिंग वगैरह है, तो कोडिंग यदि आपने किए हो तो कर लेना, और यदि नहीं किए हो तो आप गलत कोड लिख के मत आना, नहीं तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देना यदि आपने किए हो तो, ठीक है। इतना हो गया। इवेंट हम समझते हैं। इवेंट यहाँ पे इवेंट आर बेसिकली यूज़र एक्शन, कोई एक्शन होता है तो एक्शन लाइक की प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, माउस मूवमेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं। माउस से कर सकते हैं इवेंट, और कीबोर्ड के इवेंट्स हो सकते हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे तो वो इवेंट होगा, या माउस से इनपुट देंगे तो वो इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माउस डाउन एंड माउस एंटर, माउस होवर, माउस लीव, ये इस प्रकार के इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। कीबोर्ड इवेंट्स, की डाउन वगैरह, की प्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इवेंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब मेथड्स देखिए, किसी फॉर्म को या किसी को शो करना है, या किसी कुछ चीज़ें आपको हाइड करने, क्लियर करना है तो उसकी मेथड क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड या किसी टूल की मेथड क्या हो सकती है, तो यहाँ पे शो होता है, हाइड होता है, क्लियर होता है, मूव होता है, ड्रैग होता है, रिफ्रेश होता है। मेथड्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स की मेथड क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपको किसी फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स लाना है। ये फॉर्म में हम यहाँ पे टूल बार में आएंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स कमांड यहाँ पे आ जाएगा, ड्रैग करके सभी कमांड मेथड टेक्स्ट बॉक्स में प्रयोग होती है, जैसे शो, हाइड, फोकस, क्लियर इत्यादि, ठीक है। ये जो कमांड यहाँ पे दी गई, शो, हाइड, फोकस और क्लियर, ये कमांड यहाँ पे इस्तेमाल होगी। शो कैसे होगी, इस मेथड का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में स्थित टेक्स्ट को शो करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट शो इस प्रकार से लिखा जाएगा। हाइड, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट हाइड, ठीक है।
टेक्स्ट बॉक्स को हाइड करना तो फोकस। इस मेथड का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में स्थित टेक्स्ट को फोकस करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोकस क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर करने के लिए आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी मेथड से स्टेटमेंट वगैरह क्या है, स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। कीवर्ड, ए स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इन विजुअल बेसिक प्रोग्राम, इट में कंटेंट कीवर्ड हो सकते हैं, इसके अंतर्गत ऑपरेटर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लिटरल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जब हम डिफाइन करेंगे तो डिम से स्टार्ट करते हैं, डिम वैल्यू 1 वैल्यू 2, आंसर एज इंटीजर, इनको इंटीजर वैल्यू 1 ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट वैल्यू 2 टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, किसी फॉर्म में दो टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिए, इसमें वैल्यू 1 स्टोर करा दी टेक्स्ट बॉक्स हमने, वैल्यू 2 टेक्स्ट बॉक्स 2 में स्टोर करा दी। आंसर क्या हम क्या करेंगे, वैल्यू 1 डॉट वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 को करेंगे, और इसको हम कहाँ शो करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि .NET VB.NET के कीवर्ड्स क्या होते हैं, वाइट, बायवल, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, डेट, डेसिमल, डेलीगेट, डिम, या फिर डिम से हम शुरू करते हैं, डिम एज इंटीजर वगैरह, फिर ये डायरेक्ट कास्ट, डू अनटिल, डू वाइल, डाउट, एंड, एनम, फिर ये इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, ये वेरिएबल वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे। किसी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले तय करना होता है कि हम किस प्रकार के डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। किसी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये तय करना होता है कि हम किस प्रकार के डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर नहीं कर देते तब तक हम उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डेटा मेमोरी में अलग अलग साइज की स्पेस को रखते हैं। इसलिए जब हमें प्रोसेस किए जाने वाले डेटा के टाइप का पता चल जाता है तब हम उसमें डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने वाले कीवर्ड के आधार पर मेमोरी में कुछ स्पेस को रखते हैं और उस स्पेस का कोई नाम असाइन कर देते हैं। ये नाम उस रिजल्ट मेमोरी लोकेशन का एक सिंबॉलिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन के नियमों के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटैक्स उसका होता है डिम आ जाएगा, फिर वेरिएबल नेम, फिर एज, फिर डेटा टाइप। डिम जैसे यहाँ पे देखिए डिम नेम एज इंटीजर, यहाँ पे नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है, सॉरी डिम नेम एज स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, डिम नेम एज स्ट्रिंग। ये नेम किस प्रकार का डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग प्रकार का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जब लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स है। वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से शुरू होता है। वेरिएबल नेम हमेशा 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम में नंबर्स और अंडरस्कोर को छोड़कर किसी भी अन्य कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नंबर और अंडरस्कोर को छोड़कर किसी भी अन्य कैरेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अंडरस्कोर और नंबर का प्रयोग करेंगे। वेरिएबल नेम हमेशा अपने स्कोप में यूनिक होना चाहिए और विजुअल बेसिक के कीवर्ड को वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं और वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्किंग ऑन वेरिएबल आप ले लेंगे, वर्किंग ऑन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 आप ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 ले लेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये बटन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे बटन के अंतर्गत कोडिंग है। बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डिम ए, बी, सी एज इंडिया, टेक्स्ट बॉक्स 1 ए क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में आएगा, बी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में आएगा, सी क्या है, ए प्लस बी, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये एडिशन का जो है, एडिशन की कोडिंग दी गई है। जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है और इन दोनों में जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे उसका आंसर हमको टेक्स्ट बॉक्स 3 में चाहिए। तो उसके लिए ये कोडिंग यहाँ पे दी गई है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाया गया। रन वगैरह आप कर सकते हैं। वेरिएबल में किस प्रकार से करना है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, डेटा का टाइप यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, डेट है, ऑब्जेक्ट है, ये डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा PDF में एक बार आप चेक कर सकते हैं। इतनी चीज़ हो गई, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखो लेबल, सिंपल, प्रोजेक्ट वगैरह हम बनाना देख लिए हैं। अब वेरिएबल्स हो गए,
एरे के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं अभी। एरेस क्या होते हैं, ये देखो एरेस, एरे के बारे में हम देखते हैं। एरे क्या है, जब हमें किसी प्रोग्राम में एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा को स्टोर करके एक्सेस व मैनिपुलेट करना होता है, तब हम समान प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के स्थान पर एरे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 विद्यार्थी है, हर विद्यार्थी के बारे में हमको कुछ जानकारी लिखनी है, लेकिन वो डेटा तो एक ही प्रकार का है। मान लीजिए हर विद्यार्थी का हमको नाम लिखना है, तो हर विद्यार्थी के लिए हम यदि हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो 50 बार हमको डिफाइन करना होगा, लेकिन जानकारी तो एक ही है ना, हम उनका सिर्फ नाम स्टोर कर रहे हैं। तो एक ही प्रकार के जो डेटा है उसको स्टोर करके एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एरेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एरेज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। आगे समझ में, एरेज का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। और ये शुरू होता है कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इसकी संख्या 0 से चालू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरे दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एरे, एरे के 2 प्रकार से, 1 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पे दिए गए हैं। 1 डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। आप इसको थोड़ा सा देख लेना, जैसे कुछ इसमें और बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। ठीक, कंट्रोल एरे। कंट्रोल एरे क्या होता है, व्यू डॉट नेट में कंट्रोल एरे का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एरे को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि फॉर्म में हम 50 बटन का प्रयोग करते हैं तो 50 बटन को फॉर्म पर डिज़ाइन करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 50 बटन की कंट्रोल एरे का प्रयोग करके इसमें सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे, इसके बाद फॉर्म को कंट्रोल डबल क्लिक करेंगे। जैसे मान लो हमको 50 संख्या भी लिखना है, तो हम जैसे मान लो ये यहाँ पे स्टोर कराना है एरे में। ठीक है, जैसे मान लो 50 लिखना है, तो क्या हम यहाँ 50 बटन बनाएंगे, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब पहले के ज़माने हम पहुँच जाएंगे जब कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते, कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे, एक बटन से दूसरे बटन के लिए चल के जाना पड़ता था दबाने के लिए। तो हम वो तो हम नहीं करने वाले ना। ठीक है, जैसे हमको 77 लिखना है मान लो, तो 77 बटन बनाएंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे। हम 0 से लेके 9 तक यहाँ पे जो अंक है वो लिख देंगे, और यदि हमको रिपीट करना है तो वहाँ पे हम 7 प्रेस करेंगे तो वो 77 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये बाकी चीज़ समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। ये सारी चीज़ें हो गई। यूनिट 3 यहाँ पे हो चुकी है। और ये देखिए, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स वगैरह, ये हम लाएंगे किस में लाएंगे, जब हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म जब बनाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स कहाँ पे दी रहती है, टिमडो एरे नहीं, ये नहीं, जब हम वो कर रहे थे, एक मिनट, जब हम फॉर्म बना रहे थे। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हाँ ये देखो, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट में जब हम इस वाली स्लाइड को हमने डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हमने देखे थे, ये किए थे। ठीक है, किस प्रकार फॉर्म ऐड करना है, किस प्रकार क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म में हम कहाँ से ऐड करेंगे, ये यहाँ पे टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स करना है, कॉम्बो बॉक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स हम ला सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, चेक बॉक्स हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चेक बॉक्स का इस्तेमाल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी योग्यता पूछी गई है कहीं पे। ठीक है, योग्यता पूछी गई कि आप क्या आपने 10वीं पढ़े हैं, चेक बॉक्स का इस्तेमाल देखिए, क्या आपने 10th पढ़े, क्या आपने 12th पढ़े हो, क्या आपने ग्रेजुएशन किए हो, स्नातक। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, चेक बॉक्स, हाँ 10th भी करें भैया, 12th भी करें, स्नातक भी करें। इस प्रकार चेक बॉक्स का इस्तेमाल होता है जब हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब जो चेक बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे तो चेक बॉक्स वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर लाने के लिए हम पिक्चर बॉक्स ला लेंगे। वहाँ पर फॉर्म के अंदर रेडियो बटन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, यहाँ पे यस या नो वाले ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में एंट्री लेना है, तो वहाँ पे यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या आप इस स्कूल के विद्यार्थी है, यहाँ पे बटन होगी यस या नो, यस या
नो। ठीक है, वहाँ बात हो रही क्या आप अभी फ़िलहाल में बात हो रही कि क्या आप अभी इस स्कूल के विद्यार्थी हैं। पहले की बात नहीं हो रही, बाद में एडमिशन लोगे उसकी बात नहीं हो रही, अभी हो, यस या नो। ठीक है, तो यदि हो तो यहाँ पे यस आएगा और यदि नहीं हो तो यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, रेडियो बटन में इस प्रकार के कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल बार हो जाएगा, टाइमर हम लगा सकते हैं, टाइमर आप सभी जानते हैं। डायलॉग बॉक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं। डिजाइनिंग मीनू यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखो, ये इंटरफेस जब आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती है। ठीक है, एक बार ये बना के देख लेना तो हो जाएगा। और एडवांस प्रोजेक्ट इन VB.NET संबंधित प्रोजेक्ट आप जब इसमें बनाओगे तो यहाँ पे हमने जब देखे थे कि ये चीज़ें हो रही, जैसे मान लीजिए ये फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म में मान लीजिए आपने यहाँ पे लेवल ले लिए, 3-4 ठो लेवल ले लिए। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पे ले लिए हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने बटन वगैरह ले लिए हो, रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्म बनाना। तो आप इस फॉर्म के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी है अभी, यस या नो, तो वहाँ पे रेडियो बटन आएगी, चेक बॉक्स आएगा, यदि आप योग्यता वगैरह पूछी जाती है, उस प्रकार संबंधित डेटा पूछा जाता है तो चेक बॉक्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल यदि आपको मान लीजिए किसी स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना, तो यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स भी आप डाल सकते हो। तो मतलब जैसे आप फेसबुक में वो करते हो ना, लॉगिन करते हो, अकाउंट बनाते हो। ठीक है, फेसबुक या फिर किसी अन्य चीज़ में आप अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें दी, वहाँ पर नेम दिया रहता है। फिर आपसे पूछा जाता है आपका मोबाइल नंबर वगैरह या फिर ईमेल आईडी वगैरह, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी जाती है। बस तो मतलब वही समझ लो, वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इन कंट्रोल्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको बनाना होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इकाई 4 भी लगभग हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप आसानी से बना लोगे। अब देखिए इकाई 5 वाली है यहाँ पे काम की चीज़। अब इकाई 5 में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, उसके बाद आप PDF में और उसके बारे में आप विस्तार से उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो इकाई 5 में क्या है, इकाई 5 में है ADO.NET। क्या है ADO.NET। अब ADO.NET को ध्यान से समझ लो, आखिरी बची हुई इकाई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ADO.NET में जो चीज़ें होती है, किस प्रकार से काम करती है, क्या होता है वो, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। देखिए अभी तक जो हमने चारों इकाई पढ़े, तो चारों इकाई में हमने क्या देखे, हमने फॉर्म बनाना देखे, हमने सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेस है वो बनाना देखे। ठीक है, हमने टेक्स्ट बॉक्स लेके आए या फिर लेवल लेके आए या कंट्रोल, बाकी चीज़ें जो कंट्रोल लेके आए वो हमने बनाने देखे। फॉर्म डिज़ाइन करें, फॉर्म को या फिर सॉफ्टवेयर में नए प्रोजेक्ट को बनाना देखे, मतलब ये सारी चीज़ें हमने देखे। ये सारी चीज़ें मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब पहले होती है, मतलब सामने साइड की होती है। इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। अब मान लीजिए आपने फॉर्म बना दिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट का आपने फॉर्म बनाया हो, स्टूडेंट का फॉर्म बनाया हो, उसके संबंधित जानकारी की फॉर्म बनाया हो, तो आपने नेम वहाँ पे एंटर करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, किस क्लास में वो एंटर करेंगे, उसके पेरेंट्स का नाम एंटर करेंगे, कहाँ पे रहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें एंटर करेंगे। ये तो हमने एक विंडो में हमने बना दिए, लेकिन इसको स्टोर भी कराना होगा हमें। तो स्टोर कराने के लिए हमें आवश्यकता होती है बैकएंड की, बैकएंड डेटाबेस, बैकएंड। एक मिनट में ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये फ्रंट एंड हो गया और ये हो गया बैक एंड। ठीक है, ये मतलब पीछे साइड वाला एरिया, मतलब जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे जो फॉर्म बनाया उसका डेटा हम कहाँ पे करेंगे, बैकएंड में। लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ आवश्यकता होती है। इसको कनेक्ट करने के लिए आवश्यकता होती है डेटा प्रोवाइडर्स की। किसकी आवश्यकता होगी? डेटा प्रोवाइडर्स। इसको कनेक्ट कराने के लिए आवश्यकता किसकी होगी? डेटा प्रोवाइडर्स की। किसकी आवश्यकता होगी? डेटा प्रोवाइडर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा प्रोवाइडर काम करता है ADO.NET ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दोनों के बीच में लिंकेज करने के लिए। अब देखो फ्रंट एंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं .NET जो एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, .NET की जो एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे दी गई है
जैसे हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हम देखते हैं, कंसोल बेस्ड, विंडोज़ बेस्ड और ये क्या है, वेब बेस्ड। ये 3 प्रकार के जो हम बनाते हैं एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो में, ये है कंसोल, विंडोज़ और वेब बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर डेटाबेस हम देखते हैं एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह हम देख लेंगे। और यहाँ पे है एमएस एक्सेस वगैरह हो गया। और ये और चीज़ के लेते हैं एक्सएमएल वगैरह हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैकएंड में होगा, ये डेटा हो गया, सॉरी ये डेटाबेस हो गया। बैकएंड में क्या हो जाएगा, डेटाबेसेस। जैसे मैं यहाँ पर जो फ्रेमिंग कर रहा हूँ, यदि आप वैसे भी ये करेंगे तो आपके जो 7 पन्ने हैं वो आसानी से भर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यदि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छे नंबर कैसे लाना है पास होने के बाद, तो उससे संबंधित जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैं फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसका सेम टू सेम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल किया गया तरीका है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे .NET एप्लीकेशन के अंतर्गत जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं, कंसोल बेस्ड, विंडोज़ बेस्ड हो गया, वेब बेस्ड हो गया। डेटाबेस जो बैकएंड में होता है वो क्या है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, एमएस एक्सेल और एक्सएमएल वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए आपस में कौन होता है, डेटा प्रोवाइडर, जो कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ADO.NET। क्या करेगा, ADO.NET। ठीक है, आ गया समझ में, इसका रोल समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं डेटा प्रोवाइडर्स के बारे में। डेटा प्रोवाइडर्स के बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर डेटाबेस वगैरह हम देख सकते हैं। डेटा प्रोवाइडर्स, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, हाथ में पसीना आ रहा है, काफ़ी टाइम से बैठा हुआ हूँ तो पेन फिसल रहा है। ठीक है, तो ये डेटाबेस हो गया, सॉरी डेटा प्रोवाइडर्स हो गया और ये डेटाबेस हो गया। अब हम जब कोडिंग करेंगे तो उसको नेम स्पेस देंगे। नेम स्पेस कैसे देंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को हम लेके आ रहे हैं तो उसको पहले डिफाइन करेंगे, ये व्यक्ति ये है, इसके बारे इससे संबंधित डेटाबेस यहाँ रहेगा। ठीक है, हो गया, एग्जाम्पल हमने देखे। अब वैसे यदि हम कोडिंग करेंगे तो कोई किसी चीज़ को हम लेके आएंगे या किसी डेटा प्रोवाइडर की सहायता से, तो उसका नेम स्पेस होगा ना यहाँ पे। ठीक है, नेम स्पेस, उसका नाम देना होगा हमको। बिना नाम के तो हम वहाँ पे वो कर नहीं पाएंगे, मतलब कॉल नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को बुलाना है तो नाम बुलाना पड़ेगा, या नेम स्पेस उसका नामकरण करना पड़ेगा। इसलिए हम वहाँ पे नामकरण करते हैं। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है ताकि उसको बुलाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेटा प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, एसक्यूएल हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओरेकल क्लाइंट। ठीक है, OLEDB क्लाइंट, एक्सेस से संबंधित होता है OLEDB। ODBC क्लाइंट, यहाँ पे ये हो जाएगा, इतने क्लाइंट यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे ये एसक्यूएल का क्लाइंट है तो इसका डेटाबेस एसक्यूएल का सर्वर होगा। ठीक है, ये आसान है, एसक्यूएल का सर्वर हो जाएगा। ओरेकल का क्लाइंट है तो ओरेकल का सर्वर हो जाएगा, ठीक है। OLEDB का क्लाइंट है तो OLEDB का सर्वर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ODBC का यहाँ पे हो जाएगा सर्वर। ठीक है, यहाँ पे देख लेना स्पेलिंग थोड़ी। यहाँ पे देखिए, इसका क्लाइंट है तो इसका सर्वर हो जाएगा, मतलब ये सेम चीज़ है। यहाँ पे क्लाइंट, इस साइड क्लाइंट है, इस साइड डेटाबेस में सर्वर है। अब देखो नेम स्पेस हम क्या इस्तेमाल करेंगे। नेम स्पेस देखो, इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। डेटाबेस नहीं, सिस्टम डॉट डेटा डॉट, देखो इतना समय आएगा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा डॉट। ये बहुत ही आसान, ठीक है, ये आसान चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे इसको। ये क्या है, एसक्यूएल क्लाइंट से संबंधित नेम स्पेस हमको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एसक्यूएल क्लाइंट लिख दो, बस एसक्यूएल क्लाइंट, इतना लिख दो।
आसान हो जाएगा। सिस्टम डेटा कॉमन है। अब यहाँ पे ओरेकल क्लाइंट का नेम स्पेस करना है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओरेकल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये हो जाएगा वैसे ही OLEDB क्लाइंट, ठीक है। फिर ODBC क्लाइंट ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। जो नेम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम कॉल करने के लिए, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? इतनी चीज़ें हो गई। हम क्या क्या समझ लिए? फ्रंट एंड में डॉटनेट एप्लीकेशन कितने प्रकार के यहाँ पे बनेंगे, विंडोज़ बेस्ड, वेब बेस्ड और कंसोल बेस्ड हो गया। और बैक एंड में हम यहाँ डेटाबेस देखेंगे, SQL, ओरेकल, MS एक्सेस, XML वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा प्रोवाइडर्स जो ADO.NET की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ADO.NET जिसके बारे में पूरी इकाई है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये डेटा प्रोवाइडर्स की फैसिलिटी देता है। डेटा प्रोवाइडर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम स्पेस मतलब किस नाम से उसको बुलाया जा रहा है। डेटाबेस यहाँ पे देख लिए, SQL क्लाइंट, ठीक है, ओरेकल क्लाइंट, OLEDB क्लाइंट, ODBC क्लाइंट, ये क्लाइंट हो गए। इससे संबंधित डेटाबेस में क्या आएगा, इसका सर्वर आएगा, SQL सर्वर, और ये हो जाएगा ओरेकल क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है। OLEDB क्लाइंट है तो यहाँ पे सर्वर हो जाएगा, क्लाइंट है तो यहाँ पे सर्वर हो जाएगा, यहाँ पे नाम बदल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, डेटाबेस डॉट सिस्टम डॉट डेटा, फिर SQL क्लाइंट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम आगे देखते हैं डेटा प्रोवाइडर्स और कॉमन क्लासेस। कुछ क्लासेस वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं जो कि सभी में कॉमन होती है। डेटा प्रोवाइडर्स, आपको देखो 7 पेज लिखना है, आसानी से आप लिख लोगे 7 पेज, ठीक है। कितने 2-3 पेज का तो कंटेंट यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, इसके बारे में और डिस्क्राइब कर देना, 4-5 पेज हो गए लगभग, ठीक है। डेटा प्रोवाइडर्स के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, कॉमन क्लास जो सभी में इस्तेमाल होगी। क्या मतलब क्या, ओरेकल में भी, SQL में भी होगी, MS एक्सेस में भी होगी, सभी जगह होगी। तो यहाँ पे देखिए SQL क्लाइंट हम देखते हैं, SQL क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट, OLEDB क्लाइंट, और ये हो गए ODBC क्लाइंट, ठीक है। ये क्लाइंट हो गए कितने, ये डेटा प्रोवाइड। अब इसमें कॉमन क्लास, इसमें सब में ही जो कॉमन क्लास होने वाली है, ठीक है। सबकी कॉमन क्लास क्या क्या हो जाएगी, पहले तो ये कनेक्शन, कमांड, ठीक है। डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर, दो चीज़ होगी, डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर, ये देखिए यदि हम SQL क्लाइंट के बारे में देखेंगे तो इसमें 4 क्लास होगी, 1, 2, 3 और ये 4 सभी में होगी, ठीक है। आप इसका एक डायग्राम बना देना। डेटा प्रोवाइडर्स का सिंगल का अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। तो आपका 7 पेज आप भर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। SQL क्लाइंट के अंदर का जो कॉमन क्लास होगी वो कनेक्शन होगी, कमांड होगी, डेटा रीडर होगी और डेटा अडेप्टर, ठीक है। वैसे ही हम यदि बात करें ओरेकल में तो इसमें भी वही होगी। ओरेकल की भी कॉमन क्लास जो होगी, कनेक्शन होगी, कमांड होगी, डेटा रीडर होगी और डेटा अडेप्टर हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। आगे हम बात करें MS एक्सेस की, तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया, कमांड हो गया, डेटा रीडर हो गया, डेटा अडेप्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये हम बात करें ODBC क्लाइंट की, तो इसमें क्लास हो जाएगी कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आप कर सकते हो, 7 पेज आपके आसानी से भरे जाएंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे समझी है और काफ़ी अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ADO.NET में यदि आप देखना चाहें तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक थी वो हमने देख चुके हैं, जो इसका निचोड़ जो हमने दिए, ठीक है। इसका जो निचोड़ है वो हमने देख लिए। फिर आप इसका इस्तेमाल करके फिर चीज़ें आगे बढ़ती, फिर आप उसमें डेटा ऐड करते हो, डिलीट करते हो, एडिट करते हो, वो सारी चीज़ें फिर वो चलती रहती हैं, ठीक है। तो जो बेसिक जानकारी थी आपको, देखो मैंने क्या बताया था, हर इकाई में लगभग आपने अभी क्या चीज़ सीखे, एक इकाई में 8 पेज, मतलब एक इकाई में 8 पेज, बाकी में 7
7 और ये हो गए 7, ठीक है। इस कितने पेज हो गए? 36। आपको 36 पेज आप आसानी से भर लोगे इसमें, इतने ही डिस्कशन में, ठीक है, इतने डिस्कशन में। और यदि और इसमें क्वालिटी और ऐड करना है, क्वालिटी और ऐड करना है इसमें, इस डिस्कशन के बाद के, तो आप PDF इसको देख लोगे, PDF थोड़ा सा और आप देख लोगे तो 36 पेज आप आराम से लिख लोगे। और हर प्रश्न में, हर एक प्रश्न में जो नंबर है यानी जो अंक दिए जाते हैं वो 16 दिए जाएंगे, 16 गुणित 5 करेंगे तो 80 नंबर का आप अटैम्प्ट कर लोगे। ये हम अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप 80 नंबर ले लोगे, ले भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ना लो, लेकिन हम अटैम्प्ट तो पूरा करेंगे ना, 80 नंबर का अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद उस अटैम्प्ट के बाद जैसा कि हमने बात किए थे, इनपुट देंगे तब आउटपुट आएगा, इनपुट हम देंगे तब आउटपुट आएगा, ये चीज़ें, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखें। तो सम अप यदि हम करना चाहें, यदि हम इसको इस पूरे लगभग 2 घंटे के आसपास का वीडियो हो चुका है, 2 घंटे की जो भी कहानी है वो मैं आपको यदि सम अप करना चाहूँ तो वो क्या होगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम मार्क्स से 80 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने शुरू में स्ट्रक्चर पढ़े, बीच में सारी चीज़ें पढ़े, फिर लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जब देख के आप उठोगे तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके माइंड में फ्रेमिंग बनी रहेगी, ठीक है, कि करना है क्या। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 है, पासिंग मार्क्स 32 आपको लिख रहे, पेपर में आपको दिए रहते हैं, ठीक है। 36 पेज की आपकी कॉपी आती है, और 36 पेज को आपको कैसे लिखना है, एक प्रश्न को 8 पेज में, बाकी के 4 को 7-7 पेज में, ठीक है। तो इस प्रकार कितने हो गए, 36 पेज भर दिया आपने, ठीक है। 36 पेज के बारे में हमने बात कर ली। एक प्रश्न में 16 अंक है, इस प्रकार कितने हो जाएंगे, 80 नंबर का पेपर हो गया, पूरा हो गया। एक इकाई से आपको इतना पढ़ लेना है कि आप 7 से 8 पेज भर दो। अब 7 से 8 पेज जब आप भरोगे तो देखो, अब सिर्फ आप लिखोगे तो लिखने में 8 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने विंडो बना दी है, जैसे, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई विंडो बना लिए, यहाँ पे कंट्रोल बटन वगैरह दे दिए, ठीक है, ऐसे करके विजुअल बेसिक की जो विंडो है आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ पे फॉर्म वगैरह बना देंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो, इस प्रकार से ये विंडो वगैरह नाम देके फिर मेन्यू बार वगैरह यहाँ पे दे देंगे। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से आप बना पाएंगे। और 5-6 टूल के बारे में पढ़ लेना है तो टूल बॉक्स के बारे में डिस्क्राइब कर देना, और ये मेन्यू वगैरह के बारे में डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो, मतलब किसी भी इकाई में 7 पेज आपको लिखना है, और 7 ही पेज लिखने का टारगेट कीजिए, क्योंकि देखिए 3 घंटे बहुत होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कई विद्यार्थी 20 लिख के आते हैं, कोई 18 ही लिखते हैं, कोई 22 लिखते हैं, 25 लिखते हैं, लेकिन फिर कम से कम मैं चाहता हूँ कि 30 पेज आप लिखें, ठीक है, 30 पेज से ऊपर ही आप लिखें। तो थोड़ा मतलब ये वीडियो आप देख रहे हैं, सरकार स्टडी विद एजुकेशन में आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये इसका फ़ायदा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जो आपका टारगेट है पेपर में जाने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो पेपर आता है तो हम कई बार ये होता है कि जो हमने पढ़ते हैं सेम टू सेम पेपर वहाँ जाता है। कई बार ये होता है कि आपको आंसर बनाने पड़ते हैं, आपको चीज़ें पता होती है, लेकिन कुछ यहाँ से लिए, कुछ यहाँ से लिए, कुछ यहाँ से, मतलब एक आंसर को आपको फ्रेम करना होता है। तो किस प्रकार से आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। पहला प्रश्न जो भी आपको सबसे अच्छा बनता है वो आप करेंगे, 8 पेज में उसको आप देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी प्रश्न को 8 पेज में आप दे नहीं सकते ना, क्योंकि फिर बाकी सभी में समान लिखना है, सभी के अंक समान है। ऐसा तो नहीं कि जो सबसे लास्ट में लिख रहा है उसका नंबर कम है, ऐसा नहीं है। सभी 5 इकाइयों के नंबर समान है, एक इकाई में 16 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम 7 पेज लिखेंगे और पहले में 8 लिख लेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाएगा। और हमेशा उस प्रश्न से शुरुआत करें जो आपको सबसे अच्छे से आता हो। 8 पेज आपको अच्छे से लिखना है। इंप्रेशन जमाना है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर, तो आप बहुत अच्छे से बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, बुलेट्स का यूज़ कीजिए, पॉइंट का यूज़ कीजिए, नंबरिंग का उपयोग कीजिए, मतलब अच्छे से अपने आंसर शीट को सजाना है, ठीक है, समझ गया। तो आई होप ये जो पाठ्यक्रम है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं प्रोग्रामिंग विद VB.NET आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो संबंधी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगा। यदि हेल्पफुल रहा तो भी बताइए, नहीं रहा तो भी बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आप हम तक पहुंचा सकते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया था PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, PDF के लिए हमारा चैनल है SOW एजुकेशन PDF, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, इकाई 1 से लेके इकाई 5 तक, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सारी कंप्लीट कर लिए। और ये इससे समय थोड़ी बहुत चीज़ें और देखना है तो आप PDF में देख लेना। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ सारी इकाइयों संबंधित। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।